नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 18 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका के प्रधानमंत्री और मिस्र के विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर होगी बातचीत। नासिक से आज उड़ान भरने को तैयार स्वदेशी तेजस मार्क 1A। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुभारंभ। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है तेजस। बिहार में पहले चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन। कई कद्दावर नेता दाखिल करेंगे पर्चा। वहीं अमित शाह भाजपा के प्रचार को देंगे धार। विपक्ष भी भरेगा हुंकार। गुजरात में आज होगा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट का विस्तार। कुछ नए चेहरों को मिल सकती है जिम्मेदारी। सरकार के सभी मंत्रियों ने कल दिया था इस्तीफा। अयोध्या में आज से दीपोत्सव। 30 लाख से अधिक दीपक जलाकर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। लेजर शो और आतिशबाजी से रोशन होगी श्री राम की नगरी। सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आवास पर श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या और मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती से मुलाकात करेंगे। श्रीलंका की प्रधानमंत्री और मिस्र के विदेश मंत्री दोनों ही गुरुवार से भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली इन मुलाकातों के दौरान दोनों नेताओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर बातचीत होगी। अपनी यात्रा के पहले दिन दोनों ही नेताओं ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की थी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री 18 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर हैं। वहीं मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती आज शाम अपनी 2 दिवसीय यात्रा पूरी कर अपने देश लौट जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। कुल 243 सीट में से 121 सीट पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। एनडीए महागठबंधन ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। आज अंतिम दिन भी कई दिग्गज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर सीट से नामांकन किया है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नामांकन दाखिल किया। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, महुआ सीट से तेज प्रताप यादव और सिवान सदर से राजद के अवध बिहारी चौधरी ने नामांकन किया है। नामांकन पत्रों की जाँच कल होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ रहा है। 6 नवंबर को 121 सीट पर होने वाले मतदान के लिए तमाम दलों के प्रत्याशियों का नाम तय हो चुका है। बात अगर सत्तारूढ़ गठबंधन की जाए तो एनडीए के दिग्गज प्रचार अभियान में जुट चुके हैं। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह चुनावी रैली के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। अमित शाह की आज तरैया और अमनौर में 2 जनसभा है। उसके बाद पटना में बुद्धिजीवी सम्मेलन में अमित शाह हिस्सा लेंगे। ये सम्मेलन पटना के गांधी मैदान में होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि एनडीए सरकार बनेगी, जनता खुश है। जनता का मानना है कि एनडीए सरकार बनेगी तो विकास की गति और भी तेज होगी। हमारा एनडीए सरकार बनेगा और मुझे जो खबर मिला है चारों तरफ बहुत ठीक ठाक है और जनता खुश है। जनता को मानना है कि एनडीए सरकार बनेगा तो हमारा विकास का जो गति और भी तेज होगा। वहीं भाजपा सांसद रवि किशन का कहना है कि जनता का मिजाज पीएम मोदी, नीतीश कुमार को दोबारा लाने का है। जनता का मिजाज विकास के साथ है, सुरक्षा के साथ है, व्यवस्था के साथ है। मिजाज है मोदी जी, नीतीश कुमार। अब की बार फिर है नीतीश कुमार। विकास के साथ है, सुरक्षा के साथ है, व्यवस्था के साथ है। युवा अपना भविष्य देख रहा है, रोजगार दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। गुरुवार देर रात जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक पार्टी ने कुल 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया।
इस सूची में सबसे प्रमुख नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम का है, जिन्हें कुटुंबा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान अपनी मौजूदा सीट कदवा से ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के अनुसार इन 48 उम्मीदवारों में से 24 पहले चरण में और 24 दूसरे चरण में अपनी किस्मत आजमाएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि बाकी बची हुई सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम भी जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। बिहार में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है और इसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। रूस के कलमिकिया में चल रहे बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही वो इस पहल के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों के प्रति आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। रूस के विशेष आग्रह पर भारत सरकार द्वारा 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच कलमिकिया की राजधानी एलिस्ट्रा में बुद्ध अवशेषों को आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया है। इन्हें एलिस्ट्रा के सबसे बड़े मंदिर गोल्डन टेम्पल में रखा गया है। यहाँ दर्शन के लिए सुबह से लोगों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। कलमिकिया यूरोप की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी रहते हैं और यहाँ के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर भी है। लोगों के मन में इस आयोजन से भारत के प्रति सम्मान और भावुकता के भाव भी देखे जा रहे हैं। I have my Indian family. I'm feeling that 50% I am Indian. My soul is Indian, 50% in Russian. So that's why 5 years 5 साल I'm Indian Rahihu, and then of course I'm feeling so something that blessings, some feelings good when I can share with my Indian family. Russia and India, we have a lot of similar things and bond, very strong bond. I don't know, maybe a lot of difference, but if we will see to root inside to the soul, I can found a lot of similar things. Something big united us. I'm feeling like that. रक्षा मंत्री की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का अपग्रेडेड वर्जन तेजस MK-1A अपनी पहली उड़ान भरेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक स्थित संयंत्र में तेजस MK-1A के लिए स्थापित तीसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान के लिए दूसरी उत्पादन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। ये देश की विमानन और रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। तो आइए आपको बताते हैं कि तेजस MK-1A की क्या कुछ विशेषताएं हैं और इसके वायुसेना में शामिल हो जाने से कितनी ताकत और बढ़ेगी। तो हल्के लड़ाकू विमान तेजस का ये अपग्रेडेड वर्जन है। स्वदेशी तकनीक और उत्पादन पर आधारित है तेजस MK-1A। तमाम खासियत तेजस MK-1A में, जहां 2200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार के साथ ये उड़ान भरेगा। वहीं तेजस MK-1A में अधिक हथियार ले जाने की क्षमता है, यानी क्षमता का भी विस्तार है इस तेजस MK-1A में। एडवांस एवियोनिक्स, मॉडर्न रडार सिस्टम, उन्नत मारक क्षमता रखता है तेजस MK-1A। हल्के लड़ाकू विमान तेजस का ये अपग्रेडेड वर्जन है और ये वायुसेना की और भी शक्ति में इजाफा करेगा। आपको बताएं कि हवा में ईंधन भरने की सुविधा के कारण ये लंबी उड़ान भरने में भी सक्षम है। 2200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी इसकी तेज रफ्तार है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2025 को शुरू किए गए 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का आज समापन हो रहा है। ये अभियान पूरे 1 महीने तक देश भर में चलाया गया, जिसकी इस साल की विशेष थीम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार थी। इसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य को परिवार और समाज की मजबूती का आधार बनाना है। आज इस 8वें राष्ट्रीय पोषण मिशन का समापन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक भव्य समारोह में किया जा रहा है। इस समारोह में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रही हैं। यह अभियान उस ऐतिहासिक पोषण अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसकी शुरुआत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से की थी। इस राष्ट्रव्यापी मिशन का सबसे बड़ा लक्ष्य भारत को कुपोषण की गंभीर समस्या से पूरी तरह से मुक्त कराना है। इसके तहत विशेष रूप से देश के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार का उद्देश्य इस मिशन के जरिए बच्चों में होने वाले बौनेपन, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करना है। बीते 1 महीने में देश भर में पोषण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। इन सभी प्रयासों का मकसद ये सुनिश्चित करना था कि योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक बिना किसी रुकावट के पहुंचाया जाए। बात दीपावली से जुड़ी करते हैं। दीपावली और धनतेरस के लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या पूरे जोर शोर से एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में जुट गई है। इसके तहत अयोध्या में आज से 3 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है, जिसमें 30 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित कर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इसके अलावा शहर को लेजर शो, रंग बिरंगी लाइट्स और आतिशबाजी से रोशन किया जाएगा। वहीं दीपोत्सव की शुरुआत के साथ ही अयोध्या के कुम्हार परिवारों के घरों में भी खुशहाली का माहौल है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बड़े स्तर पर मिट्टी के दीपक बनाए जा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब बात कर लेते हैं GST राहत की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दीपावली पर प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा उपहार दिया है। योगी सरकार ने प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है, जिसके बाद महंगाई भत्ता अब 55% से बढ़कर 58% हो गया, जो कि 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते का अक्टूबर से नकद भुगतान का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापक हित में बड़ा निर्णय लेते हुए मार्च 2026 तक 1960 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार वहन करने का फैसला भी लिया है। स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर GST को पूरी तरह खत्म करने से बीमा ग्राहकों को बड़ा लाभ मिला है। इस फैसले के लिए लोग मोदी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने हाल फिलहाल में GST में तमाम तरह की छूटें दी है, इसका बाजार पर असर नज़र आ रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर की बात है, बीमा सेक्टर की बात है, मैं इस परिवर्तन से काफ़ी खुश हूँ। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। पिछले साल जो मेरा प्रीमियम बना था वो लगभग 23,000 रुपये का बना था, वो इस साल कम होकर 19,000 का है। तो ये 4,000 का प्रत्यक्ष रूप से जो लाभ मुझे मिला है वो GST कम करने की वजह से। और मैं चाहता हूँ कि अन्य वस्तुओं और मदों पर जो GST कम हुआ है उसका पूरी तरह क्रियान्वयन सरकार लागू करे। वहीं GST दरों में सुधारों का MSME सेक्टर पर सकारात्मक असर पड़ा है। कारोबार जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे उनके लिए व्यवसाय को आगे बढ़ाना अब आसान हो गया है। हर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है MSME। भारतीय सरकार ने भी उसको जाना
माना और उसके अंतर्गत जो अभी वर्तमान में जो जीएसटी लग रही है, उस जीएसटी के अंतर्गत उसको सरलीकरण किया गया एवं जो टैक्स स्लैब था उन टैक्स स्लैब को भी कम किया गया। यह एक उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। और राजधानी दिल्ली के जनपथ मार्केट में भी लोगों की भीड़ खरीदारी करने को देखने को मिल रही है, जहां ग्राहकों को हाथों से बने हुए भारतीय सामान खूब भा रहे हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा ने जनपथ मार्केट में दुकानदारों और ग्राहकों से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। जब बात स्वदेशी की होती है तो लोग लगातार कपड़ों पर सबसे पहले उनकी निगाह जाकर बन जाते हैं। और ऐसे ही देखिए हम आप पहुंचे हैं जनपद की इस खूबसूरत मार्केट में, जहां पर आपको ये हैंडमेड बनी हुई जो कपड़े हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। दुपट्टे के फॉर्म में कुछ नज़र आ रहा है, कुछ खरीद भी रहे हैं। मैम उनसे भी ज़रा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नेचुरली जो हैंडलूम में बनता है, जो तांती लोग बैठ के उसमें ताना बाना करके वो एक चीज़ बनता है, उसका जो धागे का काउंट होता है उतना मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें जो मजबूती होता है रेयॉन में उसमें नहीं होता है। हैंडमेड प्रोडक्ट हैं वो कैसे लुभाते हैं, क्योंकि आप तो कस्टमर्स को देखते हैं, ना केवल इंडियन कस्टमर, अब तो फॉरेनर्स भी आते हैं तो वो भारतीय परिधान लेके जाते हैं। सर यहाँ पे क्या होता है, सब ये हैंडमेड्स होते हैं और हैंडमेड्स की बहुत वैल्यू है। आजकल जो मशीन्स बन गई है, सब जो फैब्रिक बन रहे हैं उसकी कुछ वैल्यू नहीं है अभी, जो हैंड वर्क है उसकी बहुत वैल्यू है। इसीलिए यहाँ पे स्वदेशी जो है इस चीज़ को पसंद करते हैं। क्या कुछ है, इसको बनाने में कितने दिन का समय जाता है आप लोगों का? ये एक पीस बनाने में कम से कम 2 दिन लगता है, हमें 2 दिन लगता है तब जाके ये बनता है। पहले ये पैटर्न बनता है, फिर उसके बाद ये स्टोन लगते हैं, सब में घुंघरू लगाते हैं, सब अलग अलग स्टाइल करके फिर बनाते हैं हम सारा हाथ। तो देखिए सारा कुछ हाथ का काम है और आभूषण भी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे, साथ ही कपड़े भी आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। और कस्टमर्स जो हैं वो खासा यहाँ लेने के लिए पहुँचते हैं। और ख़ासियत भी इसकी यही है क्योंकि जिस तरीके से स्वदेशी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि अपनाना चाहिए, और यहाँ पर वो नज़र भी आता है। कैमरामैन राधाकृष्ण के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज़। जैसे जैसे दीपावली नज़दीक आ रही है, देश भर के शहरों और कस्बों में उत्सवों की जैसे बाढ़ आ गई है, जो न केवल रोशनी और उत्सवों पर जोर देते हैं बल्कि वोकल फॉर लोकल की भावना पर भी जोर देते हैं। इस साल उपभोक्ता हस्त निर्मित, पर्यावरण के अनुकूल और स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों को चुन रहे हैं, जो कारीगरों और छोटे छोटे व्यवसायों के समर्थन के प्रति उनकी बढ़ती जागरूकता को दर्शा रहा है। मिट्टी के दियों और मोमबत्तियों से लेकर हथकरघा वस्त्रों और टिकाऊ सजावट की वस्तुओं तक स्थानीय कारीगरों की मांग में तेजी देखी जा रही है। कई उत्पादों में अब प्राकृतिक सामग्री और नवीन डिजाइन शामिल हैं, जो परंपरा को आधुनिक सौंदर्य शास्त्र के साथ मिलाते हैं। हम मुंबई के प्रसिद्ध कंदील गली गए, जो टिकाऊ सामग्रियों से बनी हस्त निर्मित लालटेन के लिए जानी जाती है। हमारा मतलब आकाश कंदील बहुत बिकता है और स्वदेशी लोग ज़्यादा मांगते हैं, स्वदेशी को ही डिमांड ज़्यादा है। वो हमने वुडन का फ्रेम का बनाया है, मतलब जगदम्बा महाराज का, शिवाजी महाराज का बनाया है, छत्रपति शिवाजी महाराज का फ्रेम में, और अच्छा रिस्पांस है ग्राहक का। इस साल हमने अलग यही रखा है कि कापड़ी रखा है, वेलवेट रखा है, जिलेटिन रखा है। ये अपना कागदी तो हर साल होता ही है, तो इस साल बस कापड़ी और जिलेटिन लाया है और छोटे कंदील लाए हैं। 3-4 महीना पहले से हम लोग कंदील बनाना स्टार्ट करते हैं। इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो अपना मतलब देश का ये पैसा अपने देश में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। उपभोक्ताओं का कहना है कि ये बदलाव न केवल भारत के समृद्ध शिल्प कौशल को संरक्षित करता है, बल्कि स्थानीय समुदायों को सशक्त भी करता है और टिकाऊ उपभोग को बढ़ावा देता है। वोकल फॉर लोकल पर जोर ये सुनिश्चित करता है कि इस दिवाली खरीदा गया हर लालटेन, दिया और अन्य सजावटी सामान संस्कृति का जश्न मनाते हुए आजीविका का भी समर्थन करे। दिवाली इसी तरह से देखी हुई है, पूरे लाइट्स एंड आकाश कंदील की तरह से। तब भी इंडियन था, आज भी इंडियन है,
तो चाइनीज़ के लिए ऑलवेज नो है एंड स्वदेशी माल आप भी खरीदिए, हम भी खरीद रहे हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोकल जो प्रोडक्शन है यहाँ पे सेल के लिए डिस्प्ले हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। और इंडिया के लिए इंडिया शुड बाय स्वदेशी एंड इसके लिए मैं तो हमेशा इंडियन खरीदी करता हूँ और आई ऑलवेज विल प्रमोट स्वदेशी। जैसे जैसे देश भर में घर रोशन होते हैं, इस त्योहार की चमक आत्मनिर्भरता, सामुदायिक सहयोग और पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन की भावना से जुड़ती जा रही है। इस दिवाली वोकल फॉर लोकल की मजबूत भावना झलक रही है, जो कि भारत के शिल्पकला को दर्शाती है और साथ ही स्थानिक रोजगार को भी मजबूती देती है। स्वदेशी उत्पाद न सिर्फ घरों को रोशन करती है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी सशक्त बना रही है। कैमरा पर्सन आदित्य कसारे के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। तो इस बार दिवाली स्वदेशी वाली। और आइए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आपको बताएं कि हमास और इजराइल के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता जा रहा है। हमास ने कहा कि इजरायली बंधकों के शवों की वापसी में समय लग सकता है, क्योंकि कुछ शव इजराइल द्वारा नष्ट की गई सुरंगों में दबे हुए हैं और कुछ उन इमारतों के मलबे के नीचे हैं जिन्हें इजराइल ने बमबारी करके नष्ट कर दिया था। हमास ने कहा कि शेष शवों को निकालने के लिए मलबा हटाने वाले उपकरणों की आवश्यकता है, जो इजराइल द्वारा ऐसे उपकरणों के प्रवेश पर प्रतिबंध के कारण वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर हमास अपने संघर्ष विराम के वादों को पूरा करने में विफल रहता है तो अमेरिका को हस्तक्षेप की और जरूरत पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन पर संघीय ग्रैंड जूरी ने गोपनीय दस्तावेजों के अनुचित उपयोग का आरोप लगाया है। बोल्टन पर कुल 18 मामले दर्ज हैं और जल्द ही कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। हाल के हफ्तों में वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तीसरे विरोधी हैं जिन पर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। बोल्टन पर लगे आरोप अगस्त में सामने आए थे, जब FBI ने मैरीलैंड में उनके घर और वॉशिंगटन में उनके कार्यालय की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान कई दस्तावेज जब्त किए गए जिन पर गोपनीय, गुप्त या खुफिया लिखा हुआ था। बोल्टन ने किसी गलत काम में शामिल होने से इनकार किया है। वहीं बोल्टन के अभियोग पर ट्रंप ने कहा है कि मुझे लगता है कि वो एक बुरे इंसान हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर वार्ता हुई, जिसे ट्रंप ने बेहद सार्थक बताया है। पुतिन ने ट्रंप को मध्य पूर्व में शांति स्थापना की उपलब्धि पर बधाई दी और कहा कि सफलता रूस यूक्रेन युद्ध समाप्ति की वार्ताओं में मदद करेगी। दोनों नेताओं ने अमेरिका रूस व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की। अगले सप्ताह दोनों देशों के उच्च स्तरीय सलाहकारों की बैठक होनी है, जिसका नेतृत्व अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो करेंगे। इसके बाद ट्रंप और पुतिन की मुलाकात बुडापेस्ट में होगी। ट्रंप आज व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे। बात फिलीपींस की करते हैं। यहाँ भूकंप के तेज झटकों से एक बार फिर फिलीपींस हिल गया है। आज सुबह फिलीपींस के मिंडानाओ में तेज भूकंप आया है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के अनुसार मिंडानाओ के 6.0 की तीव्रता से भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र जमीन से 90 किलोमीटर नीचे रहा है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लगातार संबंध तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने कैरिबियाई सागर में एक संदिग्ध ड्रग तस्करी वाली नाव पर सैन्य हमला किया। अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इस हमले में पहली बार कुछ लोग जिंदा बचे हैं, जो अब तक के सभी हमलों से अलग है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप के अनुसार मादुरो एक अवैध राष्ट्रपति हैं और अवैध शासन चला रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के पास संदिग्ध ड्रग बोट्स पर किए गए हमलों में कम से कम 27 लोगों को मार गिराया था। वहीं वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अनुरोध किया है कि वो ये निर्धारित करें कि उसके तट के पास जहाज़ों पर अमेरिका द्वारा किए गए घातक हमले अवैध हैं या नहीं, और वेनेजुएला की संप्रभुता का समर्थन करते हुए एक बयान भी जारी करें। और अब खेल से जुड़ी हुई खबरें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम पर्थ पहुंच चुकी है। पर्थ वनडे से पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर की तिकड़ी मैदान पर एक साथ नजर आई। पर्थ में रोहित शर्मा को एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान हेड कोच गौतम गंभीर के साथ गंभीर चर्चा करते हुए भी देखा गया। इस सेशन में रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ नेट्स पर बल्लेबाजी भी की।
रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही दिग्गजों ने लगभग आधे घंटे तक साथ-साथ बल्लेबाजी की। भारतीय टीम 29 अक्टूबर से शुरू होने वाले 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए बुधवार और गुरुवार को पर्थ पहुंची थी। सीरीज का पहला मैच पर्थ में 19 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड और तीसरा और अंतिम वनडे 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा। वनडे सीरीज के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 अक्टूबर से 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। न्यूज़ 18 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।